हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को वैल का प्रॉब्लम है और उसको अगर सर्जरी से पहले क्या तरह के इश्यूज आएंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कब पेशेंट्स को सर्जरी के लिए भेजने की ज़रूरत है, कब मेडिकल मैनेजमेंट पर रखने की ज़रूरत है, मेडिकल मैनेजमेंट पर कितने दिन कितने साल तक पेशेंट को चलाया जा सकता है, जल्दी सर्जरी करने का क्या फ़ायदा है, लेट सर्जरी करने का क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस की जिसमें वैल सर्जरी से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है। वैल की सर्जरी के बाद किस तरह के वैल्स होते हैं उस बारे में बात की है। सर्जरी के बाद के फॉलोअप पर बात करी है। सर्जरी से पहले क्या इश्यूज़ होते हैं, जब पेशेंट को सर्जरी में लेना होता है उससे पहले फॉलोअप में कौन कौन सी मेडिसिन चलती है, ये सारी चीज़ों को हमने अभी तक डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज यही सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को सिर्फ ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं या ब्रीफ ओवरव्यू देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलरली हम अपने चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें 1 मिनट में हम टॉपिक्स का सिर्फ जिस्ट बताते हैं आपको, आप उससे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है वाल्व की प्रॉब्लम वाले पेशेंट में सर्जरी से पहले क्या इश्यूज आते हैं या प्री ऑपरेटिव फेज़ में किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, किस तरह की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं और सर्जरी को कब टाइम करना चाहिए, ये सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वाल्व क्या होता है। वाल्व बेसिकली एक पंखुड़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट के चेम्बर्स को सेपरेट करता है और ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन देता है। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है या वेंट्रिकल और एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वाल्व है तो ये ब्लड को बैक लीक होने से बचाता है, ब्लड वापस लीक नहीं होगा और एक तारीख से एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। जहाँ जाना है उसी डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये वाल्व का इंपॉर्टेंस होता है। वाल्व को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स से उसका कंट्रोल किया जाता है। जो माइट्रल वाल्व होता है उसमें पंखुड़ियाँ होती है, उसको बहुत सारे धागों से बांधा हुआ होता है जो कि एक मसल से बंधे होते हैं जिसे पैपिलरी मसल बोलते हैं। ये पैपिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो धागे जिसे कॉर्डी टेंडिने बोलते हैं उन्हें खींचते हैं जिससे वाल्व खुलता है। जब वो रिलैक्स करता है तो वाल्व बंद हो जाता है। ये मैकेनिज्म इतना अच्छे से गवर्नड होता है कि वाल्व्स में यूजली कोई भी फ्लो में व्यवधान नहीं आता है और कोई लीकेज भी नहीं होता है। पर जब फ्लो में व्यवधान आने लगे या फ्लो में रुकावट आने लगे जिसकी वजह से एक चेंबर से दूसरे चेंबर ब्लड जाने में दिक्कत आने लगे तो उसे वाल्व स्टेनोसिस बोलते हैं। जितना ज़्यादा दिक्कत आने लगे उसके हिसाब से उसे ग्रेड करते हैं। अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है, वाल्व थोड़ा सा छोटा हुआ है नॉर्मल से, तो उसे माइल्ड स्टेनोसिस बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मॉडरेट, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सीवियर स्टेनोसिस बोलेंगे। इसे हम कैलकुलेट करने के लिए कितना वाल्व्स के बीच में या दोनों चेंबर्स के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है उसे भी कैलकुलेट करते हैं, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में हम चेंबर के बीच का प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन फेज में कितना प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वाल्व के बीच में कितनी रुकावट है, जिसके लिए हार्ट को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है ब्लड को पुश करने के लिए। तो अगर किसी चेंबर में बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है तो हार्ट फेल जल्दी होगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसलिए। और कहीं अगर ग्रेडियंट्स बहुत कम है और नॉर्मल से थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो वहाँ पे हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ हम ज़्यादा टाइम तक दबाव पर चला सकते हैं। ये ग्रेडियंट ज़्यादातर हम इकोकार्डियोग्राफिक टेक्निक से नॉन इन्वेजिवली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसको असेस करने के लिए कि वाल्व्स में कितना प्रॉब्लम है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा ये होता है कि कई बार वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तो उस टाइम पे उनका जो आपस में सीलिंग या गैप नहीं होना चाहिए, वो जो इशू है वो ज़्यादातर उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब वाल्व बंद होते हैं तो थोड़ा सा एक गैप रह जाता है जिसकी वजह से लीक होने लगता है वाल्व में। अब ये गैप कितना बड़ा है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितना लीकेज हो रहा है पेशेंट को और उसको सर्जरी या आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अगर लीकेज थोड़ा सा है तो उसे माइल्ड रिगर्गिटेशन बोलेंगे, अगर ज़्यादा है मीडियम रेंज में तो मॉडरेट बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा है तो उसे सीवियर रिगर्गिटेशन बोलेंगे। जब लीकेज बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो हार्ट का काम करना प्रॉब्लम आने लगती है हार्ट को, क्योंकि ब्लड जिस डायरेक्शन में जाना है उसके बदले दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। और एट्रिया से जहाँ वेंट्रिकल में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना चाहिए, वह वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने के बदले एट्रिया में वापस लीक करता है अगर माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व में लीक है। सिमिलरली अगर एओर्टिक वाल्व में लीक है तो एओर्टा से नलियों में जाना चाहिए, पर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो वापस एओर्टा से ब्लड
वेंट्रिकल की तरफ वापस बैक लीक कर सकता है। तो ये चीज़ अगर रिगर्गिटेशन हो रहा है तो धीरे धीरे करके हार्ट को फेल कर सकती है, हार्ट को ओवर डायलेट कर सकती है और व्यक्ति का काम करना या मेहनत का कोई काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी, कितना लीकेज है, पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, वैल का प्रॉब्लम कितना सीवियर है, उसको असेसमेंट करने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी का ही प्रयोग करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है जो वैल्वुलर प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम असेस कर सकते हैं कि वैल्व का प्रॉब्लम कम है, ज़्यादा है और उसको आगे क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से असेस करते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को माइल्ड वैल का प्रॉब्लम है तो उसको हम फॉलोअप में एक एक साल में भी अगर बुलाए तो भी चलता है, क्योंकि अगर किसी को माइल्ड वैल का प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम जल्दी सीवियर होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं होता, उसको माइल्ड से सीवियर कैटेगरी में या वर्सनिंग होने में कई साल लगेंगे। तो वैसे केसेस को हम 6 मंथ्स या 1 ईयर में एक बार फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं और बार बार उनका हमें इकोकार्डियोग्राफी करके असेसमेंट करना पड़ता है कि वैल्व का लीकेज या स्टेनोसिस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि नहीं। पर जहाँ किसी का वैल्व ऑलरेडी सीवियर कैटेगरी में है, ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइड करना है कि सर्जरी करनी है कि कब करनी है और उसमें कितना अग्रेसिवली पेशेंट को मैनेज करना है, ऑलरेडी पेशेंट मेडिसिन पे है, तो वहाँ पेशेंट को हमें एवरी 2 to 3 मंथ्स फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ता है। एवरी 2 to 3 मंथ्स इको करके देखना पड़ता है कि कंडीशन कुछ बिगड़ तो नहीं रही है। और जब कभी भी ऐसा लगता है कि कंडीशन बिगड़ रही है तो फिर हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है। अब कई पूछेंगे कि अब सर्जरी अगर उसमें फाइनल सोल्यूशन है तो जल्दी क्यों नहीं भेज देते, हार्ट के डैमेज होने से पहले हम सर्जरी कर लें तो क्या बुरा है। यूजली सर्जरी सिंगल ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें कभी लाइफ टाइम तकलीफ नहीं आएगा, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सर्जरी के बाद भी जो अगर वैल्व को रिपेयर किया जाए तो उसमें भी 10% चांस है कि प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर वैल्व रिप्लेसमेंट भी किया जाए या मेटल या टिश्यू का वैल्व भी लगाया जाए तो उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैल्व को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, वैल्व में भी क्लॉट्स आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, वैल्व रिलेटेड भी बहुत सारे तरह के लोगों को इश्यूज आ सकते हैं, वैल्व भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये मेटल का वैल्व या टिश्यू का वैल्व लगा देना प्रॉब्लम का जब सीवियर हो जाए तो डेफिनेटली उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पर अर्ली स्टेजेस में भेज देना पेशेंट को सर्जरी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सर्जरी से एक्स्ट्रा कुछ फ़ायदा नहीं होता। उल्टा कई बार पेशेंट को जो नेटिव वैल्व या नेचुरल वैल्व जो है, अगर बाई चांस पेशेंट का अगर अपने हाल पर छोड़ दें तो कई बार 10-15 साल भी चला ले पेशेंट, और हड़बड़ाहट में अगर हम पेशेंट को सर्जरी के लिए भेज दें तो फिर सर्जरी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अननेसेसरी पेशेंट को झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत जल्दी सर्जरी करने से भी इस तरह के केसेस में बहुत फ़ायदा नहीं होता है। सर्जरी को अप्रोप्रिएटली टाइम करना ज़रूरी है। बहुत लेट सर्जरी करने से भी नुकसान है, क्योंकि अगर आप बहुत लेट सर्जरी को लिए भेजेंगे तो हार्ट डायलेट हो के या हार्ट ओवर प्रेशर की वजह से धीरे धीरे करके फेल होने लगता है, उसके सारे सर्किट्स खराब होने लगते हैं, सारे चेम्बर्स खराब होने लगते हैं, हार्ट में खिंचाव की वजह से सारे मसल टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। तो बहुत लेट अगर आप करेंगे और पेशेंट हार्ट फेलियर में चला गया तो वैसे में फिर सर्जरी करना भी मुश्किल पड़ेगा, सर्जरी के दौरान भी रिस्क ज़्यादा होगा और सर्जरी के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमें सर्जरी को अप्रोप्रिएटली टाइम करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत अर्ली स्टेज में सर्जरी भेज दो, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत लेट का वेट करो कि जब तक पेशेंट की कंडीशन बहुत बिगड़ जाए और फिर आप कुछ संभाल ही ना पाओ। तो आपको अप्रोप्रिएटली टाइम करना ज़रूरी है। बहुत अर्ली सर्जरी करने में फ़ायदा कुछ नहीं होता, उल्टा वैल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, और बहुत लेट सर्जरी करने में हार्ट इतना बुरी तरह से फेल हो जाता है कि फिर सर्जरी करना कई बार फीजिबल भी नहीं होता और सर्जरी के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो इसीलिए पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में रहना ज़रूरी है। हर 2 से 3 महीने में इको करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि इको वो टूल है जो हमें बताएगा कि हार्ट का कंडीशन कैसा है, कितना डायलेट हो रहा है, कितना लीकेज है, दवाओं से इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं हो रहे, कोई क्लॉट तो नहीं बन रहा, कोई वाल्व में फर्दर डैमेज तो नहीं हो रहा, वाल्व में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, रिदम वगैरह चेंज तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें हमें इको के बेसिस पे हम असेसमेंट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि सर्जरी कब करना है। ईसीजी हमें इस पेशेंट्स में ये बताता है कि पेशेंट को कोई रिदम डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, क्योंकि कई बार हार्ट में वैल्व का जब प्रॉब्लम होता है तो हार्ट में खिंचाव की वजह से वैल्व जो हृदय का कंडक्शन सिस्टम है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर या एट्रियल टैकीकार्डिया, ये सारे तरह के रिदम डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसमें हार्ट का बेसिक रिदम सिस्टम चेंज हो जाता है। और ईसीजी में इसके अलावा हार्ट का डायलेशन कितना है, चेंबर साइजेस कितना है, इसका भी एक क्रूड असेसमेंट मिल सकता है। हालांकि ऑब्वियसली इसके लिए इको ज़्यादा अच्छा टूल है, लेकिन ईसीजी पे भी आप एक वेग असेसमेंट ले सकते हैं कि पेशेंट का ओवरऑल चेंबर डायलेशन कितना ज़्यादा हुआ है और पेशेंट को सर्जरी टाइम करना है कि नहीं, कोई रिदम डिस्टर्बेंसेस है या नहीं। इसमें हमारी मदद ईसीजी करता है। एक्सरे में कोई अगर साथ में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या हार्ट का डायलेशन तो नहीं है, ये
अपने को पता चल सकता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में कई बार हमें रूटीन यूरिया क्रिएटिनिन LFT ये सब करने पड़ते हैं, जिससे अपने को किडनी का फंक्शन और लिवर का फंक्शन के बारे में आइडिया रहे कि उसमें कुछ वर्सनिंग तो नहीं हो रही है। अदरवाइज ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन ब्लड शुगर लेवल्स और लिपिड लेवल्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं, तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। PTINR का रोल आता है अगर किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है और खून पतला करने की दवा अगर उनको चालू है, तो वैसे लोग को आपको PTINR टेस्ट करके रेगुलर असेसमेंट करना पड़ता है कि जो खून पतला करने की दवा आप दे रहे हैं उसका डोज पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इकोकार्डियोग्राफी आइडियली ऐसे पेशेंट्स में हर 3 महीना में करना चाहिए। ब्लड टेस्ट PTINR हर महीने में करना चाहिए। बाकी ब्लड टेस्ट आप हर 6 मंथ्स में भी करो तो अच्छा है। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर हार्ट फेलियर अगर हो जाए या हार्ट का पंप क्षमता अगर कम हो जाए, तो हार्ट फेलियर की कन्वेंशनल मेडिसिन जैसे कि RAS इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, SGLT2 इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये चारों जो कन्वेंशनल हार्ट फेलियर की मॉलिक्यूल्स है वो पेशेंट को हमें चालू कर देना चाहिए। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है या चलने फिरने में सांस फूल रही है या ओवरऑल उसकी कंडीशन बिगड़ने का चांस है, तो हमें ये सब मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए। खासकर अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो गति कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल स्ट्रैटेजीज क्या होती है, इस बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर एट्रियल फिब्रिलेशन इसमें सबसे कॉमन रिदम डिस्टर्बेंस है जो हार्ट पेशेंट्स की कंडीशन बहुत जल्दी वर्सन करता है। ज़्यादातर लोगों को इसमें चलने फिरने में धड़कन बढ़ना, पैल्पिटेशंस होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और जब वैसा होता है तो पेशेंट की कंडीशन थोड़े दिनों के अंदर ही बिगड़ जाती है और उसे मैनेज करने के लिए कई बार पेशेंट को भर्ती भी करना पड़ता है। इसके अलावा वाल्व वाले पेशेंट में अगर किसी व्यक्ति को चलने फिरने में सांस फूल रही है, धड़कन बढ़ रही है, पेट में सूजन हो रही है या पाँव में सूजन हो रही है, अगर इस तरह के फीचर्स अगर आ रहे हैं, रात को सोने में अगर सांस फूल रही है, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे पेशेंट में सर्जरी भी शायद जल्दी करना पड़े। और अगर किसी पेशेंट को बुखार वगैरह के सिम्टम्स है तो भी उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वाल्व वाले पेशेंट में लंग्स का इन्फेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। बात करेंगे वाल्व वाले पेशेंट में डाइट कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट में हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम वाला डाइट लेना चाहिए। तेल घी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो रहा है और लंग्स में पानी भर रहा है तो उनको पानी का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, यानी चाय कॉफ़ी जूस सब मिला के दिन भर में 1 लीटर पानी रहेगा। और नमक भी उनको कम लेना है, यानी दिन भर में जो एक्स्ट्रा नमक ले रहे हैं वो सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। और खाने पीने के साथ भी जो नमक ले रहे हैं वो टोटल सब मिला के दिन भर में 2 से 3 ग्राम पे आपको मेंटेन करना है। तो नमक का इंटेक भी आपका कम रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के एंटागोनिस्ट मेडिसिन पे आपने रखा है, यानी खून पतला करने की दवा पर आपने रखा है, तो वैसे लोगों में हरी साग सब्जी, पालक, मेथी, ब्रोकोली, एस्पैरेगस, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ों का भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ा विटामिन के प्रोवाइड करती हैं, जो कि एसिट्रॉम या खून पतला करने की जो विटामिन के एंटागोनिस्ट दवा देते हैं उसको असर करने नहीं देती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो सकता है और व्यक्ति को लकवा का प्रॉब्लम हो सकता है। वाल्व किससे अगर क्लॉट ब्रेन में जाए तो लकवा वगैरह हो सकता है। तो ये दवा का अगर पेशेंट को चालू है पेशेंट को, तो आपको विटामिन के एंटागोनिस्ट अगर पेशेंट को चालू है तो आपको विटामिन के जो फूड स्टफ में है, हरी साग सब्जी खासकर, वो पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कैल्शियम से रिलेटेड वाल्व का प्रॉब्लम है, जैसे कि उम्र दराज पेशेंट में होता है, तो वैसे लोगों में डाइटरी कैल्शियम को या खाने में पीने में कैल्शियम को कम करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो है कैल्शियम जो जमा होने का प्रॉब्लम है वो डीजनरेशन की वजह से, वाल्व की उम्र के हिसाब से जो खराब होने लगता है या वाल्व में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जमा होता है। इसका खाने पीने में कैल्शियम जो लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कैल्शियम को कट डाउन करने का बहुत ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन करने का ज़रूरत नहीं है। खान पीन थोड़ा ज़्यादा रखें, कैलोरी भी थोड़ा ज़्यादा लें, क्योंकि वाल्व वाले पेशेंट में कई बार हार्ट फेलियर बहुत जल्दी होता है, तो वैसे पेशेंट्स में आपको थोड़ा कैलोरी इंटेक भी ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि आपका वाल्व की प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाए तो हार्ट फेलियर ना हो। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जिन लोगों का बॉडी वेट बहुत कम होता है वो हार्ट फेलियर के जल्दी शिकार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है, जिसे ओबेसिटी पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में थोड़ा वजन ज़्यादा हो तो कंपैरेटिवली आपके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है। बहुत मोटे हो जाना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वजन उसमें मेंटेन रखे तो ज़्यादा है, अच्छा है। थोड़ा कैलोरी ज़्यादा लेते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी सिचुएशन में आपको किसके पास फॉलोअप करना चाहिए? एटलीस्ट हर 3 मंथ में फॉलोअप करना चाहिए। या तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या फिजिशियन को दिखा सकते हैं जो रेगुलर इको कर सकता है आपका, उनको, या कार्डियक सर्जन को दिखा सकते हैं। पर कार्डियक सर्जन का ज़्यादातर रोल जो है सर्जरी के बाद आता है, इसलिए आप कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन को ज़्यादा प्रेफर करें तो बुरा नहीं है। हालांकि कार्डियक सर्जन भी इसको मैनेज करते हैं। ज़्यादातर बाकी ब्लड टेस्ट या CBC, लिपिड प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें आप साल में 1 आध बार भी करो तो अच्छा है।
ज़्यादातर हर पेशेंट जिनको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, जो कि हार्ट में वाल्व में बचपन में होने वाला इन्फेक्शन है, वो सारे पेशेंट में आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन जो है एक एंटीबायोटिक है, जो कि हर 21 दिन में पेशेंट को इंजेक्शन देना पड़ता है। पर ये थोड़ा सा कम्बरसम होता है, पेशेंट को इससे थोड़ा रिएक्शन होने का चांस रहता है, पेशेंट इसको पसंद नहीं करते, थोड़ा पेनफुल भी होता है, इसीलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। पर इसकी इफेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये दोबारा वाल्व में इन्फेक्शन होने को काफ़ी हद तक बचाता है। ऑलमोस्ट 97 to 98% इसका प्रोटेक्टिव वैल्यू है। जो लोग इंजेक्शन नहीं लेना चाहते उनके लिए पेंटिड्स करके गोली आती है, 400 मिलीग्राम की दिन में 3 बार लेनी पड़ती है। पर ये गोली में प्रॉब्लम ये है कि इसका इफेक्टिव वैल्यू कंपैरेटिवली इंजेक्शन से थोड़ा कम है, और गोली के 1-2 डोज भी अगर मिस हो जाए तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। अब लाइफ टाइम तक 30-40 साल की एज तक दिन में हर रोज़ दिन में 3 गोली खाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, उसको मेंटेन कर पाना कई लोग मिस कर जाते हैं, तो वैसे में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर अगर पेशेंट पेनिसिलिन इंजेक्शन अगर ले सके तो हम वही एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 40 साल की एज तक। अगर इंजेक्शन के लिए उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या इंजेक्शन नहीं लेना चाहता या इंजेक्शन से रिएक्शन हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिर वैसे केस में आपको पेंटिड्स करके जो गोली है वो देना पड़ता है। ऐसे लोगों में आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से वाल्व में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर बहुत ओवर विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वाल्व में थोड़ा स्ट्रेन पड़ सकता है। ज़्यादातर पेशेंट को कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अनलेस किसी पेशेंट को सीवियर हार्ट फेलियर हो तो थोड़े दिन के लिए उसको बेड रेस्ट करवा सकते हैं। पर अदरवाइज वैसे लोगों में भी आप थोड़ा एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें तो अच्छा है। अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। फीमेल पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है तो अगर सीवियर उनको हार्ट फेलियर या वाल्व का प्रॉब्लम है, या खासकर अगर उनको एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा है और खून पतला करने की दवा चालू है, तो प्रेगनेंसी को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को सीवियर वाल्व प्रॉब्लम है उनको प्रेगनेंसी के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वैसे लोग को प्रेगनेंसी करने में जान का खतरा हो सकता है। और एक बार प्रेगनेंसी चालू हो गई, खासकर सेकंड थर्ड स्टेज में चली गई, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसके बाद वाल्व का कोई भी दवा गोली देना भी मुश्किल होता है और ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल होता है। तो वैसे पेशेंट में अगर वाल्व का प्रॉब्लम है तो आइडियली आपको सर्जरी अवॉइड करना चाहिए। वाल्व डिजीजेस प्रेगनेंसी में क्या इशू होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को दवा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, खून पतला करने की दवा से कोई ब्लीडिंग होती है, तो आपको खून पतला करने की दवा को बंद करने की ज़रूरत है। 1-2 दिन के लिए INR वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो खून चढ़वाना भी पड़ सकता है, या खून गाढ़ा करने वाले प्लाज्मा प्रोटीन्स या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आपको लगवाना पड़ सकता है। कई बार विटामिन के देना पड़ सकता है अगर दवा की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो। वहीं कि अगर दवा का डोज कम होने की वजह से किसी को क्लॉटिंग हो रही है, और अगर हार्ट में क्लॉट है या हार्ट से क्लॉट निकल के कहीं निकल गया है, लकवा कर दिया है ब्रेन में जाके, या कोई हाथ पांव की नस चोक हो गया, तो उसे इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर क्लॉट ब्रेन में चला गया तो यूजली उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसका बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम नहीं देता। पर अगर हाथ पाँव की नलियों में सडन सीवियर आपको पेन हो रहा है और हाथ पाँव में बर्दाश्त से बाहर पेन हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कई बार हार्ट से क्लॉट निकल के हाथ पाँव की नली को चोक कर देता है, और ऐसे केसेस में अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा अगर ट्रीटमेंट में डिले करते हैं तो हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से वो हाथ या पाँव सड़ सकता है, जिसमें वो पूरी तरह हमेशा के लिए खराब हो सकता है। तो वैसे केसेस में आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरी होगा तो डॉक्टर उस जगह से क्लॉट को निकाल के आप सर्जरी को कंप्लीट करके आपके क्लॉट को निकाल देंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर किसी पेशेंट को कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, कोई नॉन कार्डियक सर्जरी करनी आनी है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसीलिया, दांत वगैरह का करवाना है ऑपरेशन, तो अगर सीवियर वाल्व का प्रॉब्लम नहीं है तो मोस्टली दिक्कत नहीं आएगी, आप सर्जरी करवा सकते हो। अगर आपको खून पतला करने की दवा चालू है तो ऑपरेशन से 4-5 दिन पहले आपको खून पतला करने की दवा बंद करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के 1 दिन के बाद दवा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और ये वेटिंग पीरियड में आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के इंजेक्शन दिन में 2 बार पेशेंट को देना पड़ेगा, जो कि सर्जरी के 1 दिन पहले या उस मॉर्निंग को आप डोज मिस कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शन रहता है, असर 12 घंटे तक रहता है, तो रात का डोज आप लेके सुबह का डोज मिस कर दें, सर्जरी करवा लें और रात से फिर दवा चालू कर दें। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई नॉन कार्डियक सर्जरी करने की ज़रूरत है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं और चलने में सांस वगैरह फूल रही है, तो फिर उसको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और अग्रेसिव हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन उनको करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट को फीवर वगैरह आ रहा है तो उनको, अगर 1-2 दिन का खांसी बुखार वाला फीवर है तो चलेगा, पर अगर लंबा फीवर आ रहा है तो उनको डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है, उनको एंटीबायोटिक्स अग्रेसिवली करने की ज़रूरत है। और अगर हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन का डाउट हो रहा है, जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बोलते हैं,
कि हार्ट में कई बार वेजिटेशन दिखते हैं कि वैल लीफलेट्स के साथ चिपके हुए कुछ टुकड़े होते हैं इन्फेक्टिव कीटाणु के, वो कई बार इको में दिखते हैं। तो वैसा अगर दिख रहा है तो फिर पेशेंट को भर्ती करके एग्रेसिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना पड़ता है। ब्लड कल्चर करके उसको डायग्नोज किया जाता है, ब्लड कल्चर और इको से, और उसको ट्रीट करना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो वैल वाले पेशेंट में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है या फीवर हो रहा है और 2-4 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है और उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई नॉन कार्डियक सर्जरी हो रहा है और आपको सिर्फ वैल का प्रॉब्लम है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस प्रोफाइलैक्सिस लेने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली वैल में इन्फेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको अपनी साफ सफाई और डेंटल हाइजीन और बॉडी की हाइजीन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वैल में कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी भी कारण से तो वो बहुत डेंजरस होता है, उसे संभालना कई बार बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की जो वैल वाले पेशेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है सर्जरी से पहले। अगर इसके अलावा भी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, कोई और चीज़ें हमसे छूट गई हैं या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं या पेशेंट रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज है स्पेसिफिक, तो आप हमें चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जो लोग इस टॉपिक का डिटेल्स नहीं चाहते हैं और सिर्फ एक जिस्ट देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलरली हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। आप ये कंटेंट का समरी या जिस्ट उसमें से देख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।